नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अपनी इस वीडियो में शैक्षिक दूरदर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एमएड के तृतीय सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी में है और यह फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, शैक्षिक दूरदर्शन को जानने से पहले हमें दूरदर्शन के संबंध में कुछ जान लेना चाहिए। दूरदर्शन श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में एक कठोर उपागम है, जो कि शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत शिक्षा में उपयोग किया जाता है। दूरदर्शन चित्रों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से लोगों को मनोरंजन, सूचनाएं, ज्ञान इत्यादि प्रदान करने में इसका उपयोग किया जाता रहा है। साथियों, इस प्रकार दूरदर्शन संप्रेषण तथा प्रसारण का एक प्रमुख माध्यम है। इसकी पहुंच सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी, जहां पर सूचनाएं और सुविधाओं का पहुंचना कठिन है, वहां तक दूरदर्शन के माध्यम से व्यक्तियों तक सूचनाएं, ज्ञान इत्यादि बड़ी ही सरलता से और एक समान रूप से पहुंचाया जा सकता है। शैक्षिक दूरदर्शन संप्रेषण तथा प्रसारण का एक प्रमुख माध्यम है। आज के समय में दूरदर्शन का उपयोग बड़े ही व्यापक मात्रा में होने लगा है। यह एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में विकसित हो रहा है। तकनीकी दृष्टि से यह श्रव्य एवं दृश्य दोनों साधनों से युक्त है। दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम एक विशाल जनसंख्या तक प्रभावशाली ढंग से और एक साथ लोगों के ज्ञान, सूचना में वृद्धि तथा मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। साथियों, जब इस दूरदर्शन का प्रयोग हम राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों को सीखने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम के प्रसारण के लिए किया जाता है, तो इसे हम शैक्षिक दूरदर्शन कहते हैं। जब इस दूरदर्शन का प्रयोग मनोरंजन के अतिरिक्त हम विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों, निम्न अथवा उच्च शिक्षा के संस्थानों द्वारा तैयार किए गए विषय वस्तु, पाठ्यक्रम में दिए गए विषय वस्तु के आधार पर तैयार किए गए कार्यक्रमों का जब प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जाता है, तो इसे हम शैक्षिक दूरदर्शन कहते हैं। और शैक्षिक दूरदर्शन, इसका अर्थात यह हम समझ सकते हैं कि शैक्षिक दूरदर्शन जो है वह शिक्षा में उपयोग किया जाने वाला दूरदर्शन है। ठीक है, तो शिक्षा में जो दूरदर्शन का प्रयोग होता है वह औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। औपचारिक शिक्षा में दूरदर्शन का उपयोग विद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों के अंतर्गत शैक्षिक प्रसारण के लिए किया जाता है।
चूँकि यह एक श्रव्य दृश्य सामग्री है, इसलिए दूरदर्शन का प्रभाव बालकों की इंद्रियों पर अधिक होता है और अधिक प्रभावशाली होता है। इसी प्रकार अनौपचारिक शिक्षा के लिए भी दूरदर्शन का उपयोग किया जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षा का तात्पर्य विद्यालयी शिक्षा के अतिरिक्त विद्यालय के बाहर, अर्थात ऐसी शिक्षा जो कि विद्यालय में न देकर अन्य स्थानों द्वारा बालक को प्राप्त होती है, जैसे हमारी दूरवर्ती शिक्षा, मुक्त शिक्षा, यह अनौपचारिक शिक्षा के उदाहरण हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा में भी दूरदर्शन का उपयोग आज व्यापक रूप से किया जाने लगा है। बल्कि दूरदर्शन ने तो दूरवर्ती और मुक्त शिक्षा में एक क्रांति लाई है। साथियों, शैक्षिक दूरदर्शन के द्वारा संपूर्ण विश्व को एक कक्षा का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है और यह काफ़ी हद तक यह कर भी दिया गया है। एक एवं कक्षा को घर के रूप में भी बदला जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम संपूर्ण विश्व को एक साथ किसी विषय वस्तु का ज्ञान दे सकते हैं और अपनी कक्षा को मनोरंजन के लिए एक घर के रूप में भी बदल सकते हैं। तो शैक्षिक दूरदर्शन इस प्रकार हमारी शिक्षा में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर रहा है। आइए अब हम शैक्षिक दूरदर्शन का इतिहास संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। साथियों, भारतवर्ष में शैक्षिक दूरदर्शन पहली बार दिल्ली केंद्र से 15 सितंबर 1959 में 1959 में हुआ था। उस समय यह भारतीय रेडियो सेवा का एक भाग था, यानी रेडियो के दिल्ली केंद्र से सर्वप्रथम दूरदर्शन का पहली बार प्रसारण किया गया था। इसके लगभग 13 वर्ष बाद मुंबई में दूसरा केंद्र खुला। इसके अतिरिक्त 4 और दूरदर्शन केंद्र खोले गए, जो क्रमशः श्रीनगर में 26 जनवरी सन 1973 में, कोलकाता में 9 अगस्त 1975 में और चेन्नई में 15 अगस्त सन 1947 में तथा लखनऊ में 27 नवंबर सन 1975 में खोले गए। साथियों, ये दूरदर्शन केंद्र न केवल मनोरंजन बल्कि शैक्षिक प्रसारण के लिए भी उपयोग किए जाने लगे। भारत सरकार ने शैक्षिक दूरदर्शन में एक नया प्रयोग किया और इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसे हम सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम SITE या साइट प्रोग्राम भी कहते हैं, जो 1 अगस्त सन 1975 को भारत सरकार द्वारा एक प्रयोग के रूप में लॉन्च किया गया। यह प्रयोग जो है लोगों को कृषि एवं भारत सरकार द्वारा चलाई गई अन्य सूचनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता था, जो लगभग 2300 गांवों में ही इसका प्रसारण किया गया। यह भारत के दूरदर्शन, या हम ये कहें कि शैक्षिक दूरदर्शन में क्रांति के रूप में सिद्ध हुआ। साइट प्रोग्राम में निम्नलिखित 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। पहला, प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शैक्षिक प्रोग्राम। फिर उसके बाद प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए, जो हमारे प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक हैं
उनकी सेवारत शिक्षक शिक्षा में उनकी नवीन और जानकारियों को और अद्यतन बनाने के लिए और नवीन बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती थी उनकी जानकारी के लिए प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए प्रोग्राम चलाए जाते थे। और तीसरा, आम जनता के लिए, सामान्य जनता जो थी उनके लिए भी साइट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रोग्राम चलाए गए। इसके बाद 1 अप्रैल सन 1976 को टेलीविज़न सेवा रेडियो से अलग कर दी गई और इसका नाम दूरदर्शन रख दिया गया है। यानी 1 अप्रैल 1976 को टेलीविज़न रेडियो सेवा से अलग कर दिया गया और इसे स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित कर दिया गया। अगस्त सन 1982 में रंगीन दूरदर्शन का आविर्भाव हुआ, जिसके द्वारा दूरदर्शन और भी आकर्षक बना। इसके बाद इनसेट A1 जो कि एक संचार उपग्रह था, इसे अप्रैल 1982 में प्रक्षेपित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों और युवकों तथा वयस्कों के लिए शैक्षिक विकल्प के उपागमों को प्रस्तुत करना था। अर्थात इसका उद्देश्य शिक्षा में वृद्धि के लिए, यानी इसका मूल उद्देश्य था शैक्षिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उपयोग करना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगस्त सन 1983 में इनसेट 1B का प्रक्षेपण किया गया। इनसेट 1A किन्हीं कारणों से बहुत ही कुछ ही समय में जो है असफल हो गया था। इसीलिए इनसेट 1B को अगस्त 1983 में छोड़ा गया और इसने सफलतापूर्वक कार्य किया और इसका उद्देश्य भी इनसेट 1A उपग्रह के उद्देश्यों को पूरा करना था। आगे सितंबर सन 2004 में भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह एडुसेट इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक विशेष उपग्रह था जो केवल और केवल शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रक्षेपित किया गया था और इसका उपयोग दूरदर्शन के माध्यम से बढ़ती हुई शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना तथा दूरस्थ शिक्षा का विस्तार करना था। एडुसेट हमारे शिक्षा जगत में एक क्रांति के रूप में जो है सिद्ध हुआ। इसके द्वारा शिक्षा में, दूरस्थ शिक्षा और मुक्त शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान मिला। आज इन उपग्रहों के माध्यम से शिक्षा में दूरदर्शन का उपयोग बढ़ा है और विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम जैसे ज्ञान दर्शन, स्वयं प्रभा, प्रसार भारती द्वारा अनेक चैनल द्वारा शिक्षा का विभिन्न विषयों से संबंधित शैक्षिक प्रसारण किए जा रहे हैं आज के समय में। साथियों, आइए हम दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले कुछ शैक्षिक परियोजनाओं का प्रसारण के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भारत में शैक्षिक दूरदर्शन तथा उनकी प्रसारण निम्नलिखित परियोजनाओं के रूप में किया गया। सबसे पहले माध्यमिक स्कूल दूरदर्शन परियोजना, सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट 24 अक्टूबर सन 1961 को माध्यमिक विद्यालय दूरदर्शन परियोजना के रूप में शुरू किया गया, जो सप्ताह में 3 दिन भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा अंग्रेजी के पाठ्यक्रमों को अंग्रेजी और हिंदी में कक्षा 11 के लिए प्रसारित किया जाता था। इसी के साथ हमारा दूसरा शैक्षिक परियोजना का प्रसारण दिल्ली कृषि दूरदर्शन परियोजना, जिसे हम कृषि दर्शन के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रारंभ 26 जनवरी सन 1966 को कृषि सूचनाओं के प्रेषण
के लिए आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत 80 गांवों को कृषि से संबंधित जानकारियां प्रदान की जाती थी। हमारा अगली परियोजना सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट परियोजना, जिसे हम साइट के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रारंभ 1 अगस्त सन 1975 को 1 वर्ष के लिए किया गया था। इसका उपयोग अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया था। भारत सरकार द्वारा यह एक प्रयोग था जिसके द्वारा भारत सरकार ने कृषि से संबंधित विषयों और शिक्षा के कार्यक्रमों द्वारा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और सामाजिक शिक्षा के विकास में समुदाय को प्रेषित करने के लिए था। और इसके द्वारा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए भी, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए उनके पाठ्यक्रम से संबंधित 22.5 मिनट के समय में हिंदी, कन्नड़, उड़िया एवं तेलुगु इत्यादि भाषाओं में प्रसारण किया गया। और इस कार्यक्रम की, दूरदर्शन के कार्यक्रमों की इस कार्यक्रम की बड़ी ही सराहना की गई और जिससे आगे शैक्षिक दूरदर्शन का प्रभाव बढ़ता गया। इसके बाद हमारे अगला प्रोग्राम पोस्ट साइट परियोजना, जो कि मार्च 1977 में जयपुर के एक प्रेषण केंद्र की स्थापना के बाद की गई। इसमें नवीन कृषि वैज्ञानिक अनुसंधानों को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना था, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना तथा ग्रामीण बच्चों को शिक्षा की महत्ता एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण के बारे में जानकारी देना था। इसके बाद इंडियन नेशनल सैटेलाइट INSET, जो कि एक संचार उपग्रह था जिसका प्रक्षेपण शिक्षा के प्रसार के लिए किया गया था। यह उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन को और अधिक महत्व प्रदान किया। 10 अप्रैल सन 1982 को INSET-A, जिसकी चर्चा हमने अभी यहाँ पर की, 10 अप्रैल सन 1982 को बहुउद्देशीय उपग्रह INSET-A को प्रक्षेपित किया गया और इसका प्रयोग शिक्षा में किया गया। 6 सितंबर 1982 से इसका INSET-1A का प्रयोग की घोषणा कर दी गई, परंतु कुछ तकनीकी खराबियों के कारण यह कुछ ही समय तक कार्य कर पाया, जिसके कारण 30 अगस्त सन 1983 को INSET-1B का प्रक्षेपण किया गया और इसका उद्देश्य INSET-1A के उद्देश्यों को पूरा करना था। INSET का मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का था। कृषि उत्पादन एवं स्वास्थ्य के नवीन साधनों एवं उपायों का पता लगाना और उनकी जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग करना था। विकास की क्रियाओं से पिछड़ों को परिचित कराना तथा इस परियोजना के द्वारा ये सभी उद्देश्य जो है संभव हो सके। इन विकास के कार्यक्रमों के अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा कार्यक्रम 2 विभिन्न आयु समूहों के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक दिन प्रसारित किए गए। प्रत्येक दिन 45 मिनट का कार्यक्रम दोनों समूहों के बच्चों के लिए अलग अलग प्रसारित किया गया। प्रत्येक कार्यक्रम 20 मिनट चला और दोनों पाठ्यक्रमों में 5 मिनट का अंतराल रखा गया। ठीक है, इसके साथ ही हायर एजुकेशन दूरदर्शन प्रोग्राम, उच्च शिक्षा दूरदर्शन
की परियोजना। यह परियोजना 15 अगस्त सन 1984 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा किया गया। शिक्षा दूरदर्शन ने प्रत्येक देश के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया। जो यूजीसी द्वारा यह हायर एजुकेशन टेलीविज़न प्रोग्राम जो था यह प्रत्येक देश के लिए था। इसमें प्रत्येक देश को एक कक्षा का रूप प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं नियोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया, जिसमें स्नातक स्तरीय छात्रों एवं शिक्षकों को इस कार्यक्रम के द्वारा अंग्रेजी में 1 घंटे के कार्यक्रम के द्वारा शैक्षिक स्तर बढ़ाने के लिए एवं सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस परियोजना जो है प्रारंभ किया गया था। साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा अपने कार्यक्रमों को मुद्रित कराने एवं उनके प्रसारण के लिए भी इसका उपयोग किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से शैक्षिक दूरदर्शन के प्रारंभ में हम भारत सरकार द्वारा इन 6 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। इसके बाद दिन प्रतिदिन शैक्षिक दूरदर्शन विकास करता गया और आज बड़े ही व्यापक रूप में शैक्षिक दूरदर्शन का प्रयोग शिक्षा में किया जा रहा है। आइए हम शैक्षिक दूरदर्शन के कुछ लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। आज शैक्षिक दूरदर्शन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से शिक्षा में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा है। शैक्षिक दूरदर्शन का प्रयोग कृषि, गणित और विज्ञान इत्यादि विषयों में के शिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, अनुसंधान परियोजनाओं इत्यादि में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा है। शैक्षिक दूरदर्शन के कुछ महत्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला, सामाजिक शिक्षा में सामाजिक समानता। शैक्षिक दूरदर्शन बिना भेदभाव के देश के प्रत्येक व्यक्तियों तक शिक्षा का प्रसार करता है। प्रत्येक वर्ग को उनके जीवन स्तर एवं ज्ञानात्मक विकास के लिए एक अनुदेशन सामग्री के प्रस्तुतिकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला, अनुदेशन की गुणात्मकता, अर्थात दूरदर्शन के कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित एवं कक्षागत अनुदेशन की तुलना में समुचित ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके द्वारा शिक्षा की पारंपरिक व्यवस्था से प्रभावशाली प्रदर्शन किया जा सकता है, क्योंकि यह श्रव्य दृश्य सामग्री है। इसका प्रभाव बालक के मस्तिष्क पर अधिक पड़ता है, जिससे उसकी अधिगम करने की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। लचीलापन, शैक्षिक दूरदर्शन के कार्यक्रमों में लचीलापन पाया जाता है। इन्हें आवश्यकता अनुसार संशोधित किया जा सकता है। प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग, हम जानते हैं कि प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षक, ऐसे शिक्षक जिनमें शिक्षण की करने की जो प्रभावशीलता है वो अधिक है, वो प्रत्येक क्षेत्र में एक समान रूप से नहीं है। तो हम शैक्षिक दूरदर्शन के प्रयोग से उन शिक्षकों का उपयोग कर सकते हैं जो कि किसी अन्य क्षेत्र में रहते हैं और उनके ज्ञान का उपयोग हम पूरे देश में या ये कहें कि पूरे विश्व में उनके ज्ञान का उपयोग इस शैक्षिक दूरदर्शन के माध्यम से किया जा सकता है। अगला, व्यय की प्रभावशीलता। इसके द्वारा जो शिक्षण में व्यय है उसमें कमी आती है, क्योंकि एक ही केंद्र से एक जगह पर रहकर एक ही शिक्षक
देश के समस्त क्षेत्रों में शिक्षण कार्य कर सकता है, उन्हें ज्ञान और सूचना प्रदान कर सकता है। इसलिए इस दृष्टि से शिक्षण की जो लागत है और उसका जो व्यय है वो कम हो जाता है और अनुदेशनात्मक और अध्ययन के स्तर की जो गुणवत्ता है उसमें भी वृद्धि होती है। उसके बाद सेवारत प्रशिक्षण। हम दूरदर्शन के माध्यम से सेवारत प्रशिक्षण, जो सेवारत शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण से संबंधित उनकी जानकारियों को अद्यतन करने से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ ही तार्किक रूप से सरलता। ये शैक्षिक दूरदर्शन तार्किक रूप से सरल है। दूरवर्ती शिक्षा के प्रारूप को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा दूरदर्शन तार्किक रूप से अधिक सरल है। शिक्षा दूरदर्शन के शिक्षण द्वारा नियोजन की समस्या, दूरवर्ती अधिगम एवं अन्य प्रकार की कठिनाइयों को कम किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं श्रव्य दृश्य घटकों का समायोजन। दूरदर्शन के द्वारा श्रव्य दृश्य एवं क्रियाओं का लाभ लिया जा सकता है। इसमें रेडियो एवं अन्य साधनों से लाभकारी साधन उपलब्ध होते हैं। ठीक है। छात्र अभिप्रेरणा। शैक्षिक दूरदर्शन के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के दौरान छात्र उत्साहित होते हैं और उनके अंदर शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित रुचि और अभिप्रेरणा जागृत होती है। वे विषय वस्तु के अध्ययन में रुचि लेते हैं। ठीक है। अब आइए शैक्षिक दूरदर्शन की सीमाओं के संबंध में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पहला, यह एकल मार्गीय संप्रेषण की समस्या इसके अंतर्गत आती है। अर्थात शैक्षिक दूरदर्शन द्वारा संप्रेषण केवल प्रेषक द्वारा ही हो पाता है। प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्रकार का संप्रेषण शैक्षिक दूरदर्शन द्वारा नहीं हो पाता। इसलिए यह एकल मार्गीय संप्रेषण का एक माध्यम है। ठीक है, जिसमें हम छात्र द्वारा प्रतिपुष्टि नहीं प्राप्त कर पाते हैं। केवल अपनी बातों को एक प्रेषक कह सकता है, प्राप्तकर्ता द्वारा उस प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता। साथ ही छात्र को स्वगति से सीखने का अवसर नहीं मिलता है। अर्थात जो शैक्षिक दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम हैं वह छात्रों के अनुसार नहीं बनाए जाते। उसका प्रसारण शैक्षिक दूरदर्शन अपने समय के आधार पर करता है। छात्र दूर क्षेत्रों में बैठकर सुनते हैं। एक सामान्य छात्र जिस गति से सीख सकता है उसके अनुसार शिक्षक कार्य संपादित करता है, लेकिन इसमें वैयक्तिक विभिन्नता का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि शैक्षिक दूरदर्शन पर तैयार किए जाने वाले कार्यक्रम सभी वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किए जाते। ठीक है। अपर्याप्त शिक्षण व्यवस्थाएं। प्रत्येक विद्यालयों में दूरदर्शन की सुविधा नहीं होती है या प्रत्येक बालक के पास दूरदर्शन की सुविधा नहीं है, जिसके कारण वह शैक्षिक दूरदर्शन द्वारा शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। यह एक अधिक खर्चीली व्यवस्था है, क्योंकि शैक्षिक दूरदर्शन के लिए सैटेलाइट उपग्रहों का जो है प्रक्षेपण करना पड़ता है, जिसके लिए विभिन्न केंद्रों की स्थापना की जाती है और ये एक बहुत अधिक खर्चीली व्यवस्था है। इसकी स्थापना के लिए खर्च अधिक लगता है। ठीक है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्रों में इसका उपयोग में कठिनाई होती है। कार्यक्रमों के एकीकरण में कठिनाई। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा दूरदर्शन के कार्यक्रमों को तैयार करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं का प्रचलन है, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण विधियां हैं और विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुएं हैं। साथ ही बालक भी उनमें वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण किसी विषय वस्तु के शिक्षण करने के लिए उनके एकीकरण में कठिनाई
होती है। शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्यों की चर्चा करें तो विद्यार्थियों में सामाजिक सेवा की भावना का विकास करना, शिक्षा में प्रचार प्रसार में योगदान देना, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले सुविधाविहीन लोगों तक शैक्षिक सुविधा को पहुंचाना, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को उन्नत बनाना, छात्रों में जनतांत्रिक मान्यताओं एवं मूल्यों का विकास करना, सेवारत शिक्षकों को नवीन जानकारियां प्रदान करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, अवकाशकालीन समय का सदुपयोग तथा इसे मनोरंजक बनाना, जनमानस को अर्थात व्यक्तियों को राष्ट्रीय विकास की योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करना तथा शिक्षकों के शिक्षण स्तर में सुधार करना। यह शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्य हैं। अब शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा करें तो विद्यालय संबंधी अनुदेशन अर्थात विद्यालयों से संबंधित जो भी शिक्षण कार्य है वो शैक्षिक दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया जाता है। व्यवसाय संबंधी अनुदेशन अर्थात किसी विशेष व्यवसाय जैसे कृषि से संबंधित जानकारी प्रदान करना। पारिवारिक अनुदेशन परिवार नियोजन एवं परिवार से संबंधित उनके स्वास्थ्य है ना, अर्थव्यवस्था इत्यादि से संबंधित जानकारी शैक्षिक दूरदर्शन द्वारा प्रसारित की जा सकती है। वयस्कों के लिए औपचारिक शिक्षा, वयस्कों के लिए औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण। अगला समाज सुधार संबंधी कार्यक्रम, व्यक्तियों में नैतिकता उनके आचरण में सुधार से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। अगला छात्रों के लिए विभिन्न शिक्षाप्रद कार्यक्रम, विभिन्न ऐसे कार्यक्रम जैसे क्विज है ना और अन्य प्रकार के कार्यक्रम छात्रों के लिए प्रसारित किए जाते हैं। विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं एवं उनके विकास कार्यक्रम की सूचना संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण, देश में भारत सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं की जानकारी एवं विकास कार्यक्रमों की जानकारी जनताओं तक पहुंचाने से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। तो ये हमारे शैक्षिक दूरदर्शन के कार्यक्षेत्र हैं। ठीक है, इसी के साथ शैक्षिक दूरदर्शन के संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की। अगर ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण, आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इसी के साथ आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।